सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रगति। और आज की वीडियो में आपको देने वाली हूं रियो घोषणा पत्र 1992 का कंप्लीट लेक्चर। तो ये लेक्चर अगर आपने पूरा ध्यान से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से कुछ सर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में हम शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बहुत अच्छे से रियो घोषणा पत्र के बारे में जानेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसके बिल्कुल मत करना अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हैं तो। चलिए, तो मैं आज बात करने वाली हूँ रियो घोषणा पत्र 1992 की। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रियो घोषणा पत्र आखिर आया कहाँ से और ये है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन को। पृथ्वी शिखर सम्मेलन है क्या? तो हम जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा आयोजित एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका मुख्य उद्देश्य विकास और पर्यावरण के बीच की लड़ाई को खत्म करके दोनों के बीच संतुलन बनाना था। यानी कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बताना था, बल्कि दोनों के बीच संतुलन के साथ आगे बढ़ना था। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही, टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है, नई नई खोजें हो रही है। तो हम सिर्फ अगर पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेंगे तो हमारा जो विकास है वो बाधित हो जाएगा। इसलिए कोई एक ऐसी चीज की परिकल्पना की गई पृथ्वी शिखर सम्मेलन के माध्यम से जिसमें हम विकास भी करते रहे, साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण को भी बचा के रखें। इसे हम सतत विकास कहते हैं, यानी कि हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर चलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये समस्या की पहचान कैसे हुई कि समस्या आ रही है हमारे पर्यावरण में। 1960 और 1970 के दशक में समस्या की पहचान हुई। यहाँ पे बताया गया कि ओजोन परत में लगातार छेद हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, 1972 में स्वीडन में सबसे पहला स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया। पहली बार वैश्विक चर्चा की गई पर्यावरण पर। इसमें बात की गई, सबसे पहले जो विश्व ने सबसे पहले ये जाना कि पर्यावरण पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1960 और 70 के दशक में तो ये हमारी समस्या की पहचान हो गई थी। लेकिन 1972 में स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन कराया जाता है, पहली बार पर्यावरण पर वैश्विक चर्चा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक ब्रेंटलैंड रिपोर्ट आती है 1987 में। कोई ब्रेंटलैंड करके एक साइंटिस्ट है जो कि एक रिपोर्ट देते हैं 1987 में। वो कहते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरे की चेतावनी बताते हैं कि अगर हम ओजोन परत पे ध्यान ना दें, पर्यावरण पे ध्यान ना दें, जंगल खत्म होने पे ध्यान ना दें और प्लांटेशन ना करें तो हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो उसके बाद क्या आता है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे 3 से 12 जून 1992, ये याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है कि रियो डी जेनेरियो कहाँ का है। तो रियो डी जेनेरियो है ब्राजील का। ओके, और ये कब हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रियो घोषणा पत्र पढ़ने वाले हैं, वो हुआ था 3 से 12 जून 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ओके, तो हम आगे देख लेते हैं इसके बाद क्या हुआ, इसे क्यों याद रखा जाता है। अब हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 19 और हम रियो घोषणा पत्र की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस सम्मेलन से हमें 3 बहुत बड़े उपहार दुनिया को मिले हैं। कौन से सम्मेलन से, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। कौन से 3 बड़े उपहार मिले हैं इसे जान लेते हैं। सबसे पहले हमें मिला रियो घोषणा पत्र, जिसकी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हमें मिला एजेंडा 21 और हमें 3 महत्वपूर्ण संधियां इसके माध्यम से देखने को मिली। तो वो क्या है, आइए उसको एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रियो घोषणा पत्र के बारे में। रियो घोषणा पत्र क्या है, इसमें कुल 27 सिद्धांत शामिल है। ओके, जो जिन्हें 4 स्तंभों पर समझा जा सकता है। अब वो 4 स्तंभ कौन से हैं, सबसे पहला है मानव विकास बनाम पर्यावरण सिद्धांत। यानी कि देखिए, हमें इसमें 27 सिद्धांत है, लेकिन हर सिद्धांत को समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने आपके लिए पहले ही बोला कि मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प लेके आ रही हूँ, तो मैं उसे बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और जो आपको आगे काम आए। ज़्यादा उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है।
तो हम देख लेते हैं मानव विकास बनाम पर्यावरण, पहला सिद्धांत, यानी कि मानव विकास वर्सेस पर्यावरण के बारे में जानना है। दूसरा सिद्धांत की हम बात करते हैं तो वो है संप्रभुता और जिम्मेदारी, यानी कि हम सभी को मिलके, हमारी सबकी जो विश्व में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो विकासशील देश से आते हो या विकसित देश से आते हो, उन सभी की एक जिम्मेदारी है, किसके प्रति है, पर्यावरण के प्रति है। ओके, फिर हम पढ़ते हैं CBDR, साझा एवं लेकिन अलग जिम्मेदारी, यानी कि CBDR में कहा जाता है सबकी एक जिम्मेदारी तो है, हमने पढ़ा कि संप्रभुता और जिम्मेदारी है, लेकिन जो विकासशील देश है उन्होंने क्या किया, लगातार अपना विकास करने के लिए पृथ्वी का, पर्यावरण का दोहन किया। ओके, लेकिन विकसित देश अभी भी ये सब, मतलब वो अभी विकसित है, अभी नए नए वो जन्म लिए हैं उन्होंने, ठीक है, तो वो उतना विकसित नहीं हो पाए। उसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पे बात की गई कि जो विकासशील देश है वो विकसित देशों को पैसा देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण का बहुत क्षरण किया है, तो वो विकासशील देशों को पैसा देंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर विकासशील देश अपने संसाधनों का उपयोग करता है तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी को नुकसान पहुंचता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि विकासशील देश उन्हें ऐसी चीज़ें मुहैया कराए जो उन्होंने अभी अपने देश में चला रखी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो जितने भी विकसित देश है उनका जो पर्यावरण है वो बहुत स्वच्छ है, सुंदर है। हम देखते हैं बाहर की जो वीडियोस दिखती है तो उसमें क्या दिखता है कि जैसे अमेरिका जैसे देश हो गए, वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो आकाश है वो बिल्कुल नीला होता है, और भारत जैसे देशों का बिल्कुल नीला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, उन्होंने वैसी चीज़ें उपयोग कर ली, पहले तो पैसा बहुत कमा लिया, अब वो लोग ने उसका फ़ायदा उठा रहे। ठीक है, तो उसके लिए CBDR है, उसमें क्या है कि विकासशील देशों पे मतलब थोड़ा कम नकेल कसी गई है और विकसित देशों को थोड़ा ज़्यादा बोझ दिया गया है, ताकि क्योंकि उन्होंने पहले उसका उपयोग कर लिया है हमारे पर्यावरण का। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो चौथा जो सिद्धांत दिया है वो है एहतियाती और निवारक उपाय, यानी कि हम साझा एवं सतत विकास कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण और विकास को साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं, उसके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए और क्या निवारक उपाय हो सकता है। ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है सिद्धांत 15 और 16 में दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं। जो 4 स्तंभ मैंने समझाए हैं उनमें जो मानव विकास बनाम पर्यावरण है वो सिद्धांत पहला था, ठीक है, 27 सिद्धांतों में से। और दूसरा जो था वो हमने जो बात की वो है संप्रभुता और जिम्मेदारी, जो कि सिद्धांत 2 में आता है। CBDR साझा लेकिन अलग जिम्मेदारी, सिद्धांत 7 है। एहतियात और निवारक उपाय सिद्धांत 15 और 16 की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं एक बार। क्या है दूसरा पॉइंट? जो हमने 3 बड़े उपहार मिले वो पहला रियो घोषणा पत्र है, दूसरा एजेंडा 21 और 3 महत्वपूर्ण संधियां है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, रियो घोषणा पत्र के बारे में। रियो घोषणा पत्र में क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 27 सिद्धांत जिन्हें हमने 4 स्तंभों में समझा है। ठीक है, 4 स्तंभों में समझा है। अब हम क्या बात करते हैं, एजेंडा 21 की। ओके, एजेंडा 21 की हम बात कर लेते हैं। एजेंडा 21 के 4 मुख्य भाग है। ओके, एजेंडा 21 के क्या है, 4 मुख्य भाग है एजेंडा 21 के। ओके, उसमें है एक सामाजिक व आर्थिक आयाम, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस के माध्यम से हम जानना चाहेंगे जो एजेंडा 21 है किस पे फोकस करता है। पहले ये जान लेते हैं। एजेंडा 21 यानी कि 21वीं सदी, जो हमारी 21वीं सदी आ रही है उसके लिए हमने एजेंडा तैयार किया। ठीक है, ताकि हम इन एजेंडा के माध्यम से अपने पर्यावरण का दोहन कम करते हुए भी विकास लक्ष्यों को हासिल करें, सतत विकास करें। ठीक है, तो सबसे पहला सामाजिक और आर्थिक आयाम हो गया। अभी इसके अंदर का हम इतना डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर भाग 2 की हमने बात की, विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण, यानी कि यदि हम विकास करना चाहते हैं तो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो बचा के रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संसाधनों का संरक्षण करेंगे, कम से कम संसाधनों का उपयोग करेंगे ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलता रहे। ओके, अब हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत करना, यानी कि स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। यानी कि मेजर ग्रुप्स के हम यहाँ कौन से ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, वो ग्रुप जो पर्यावरण बचाने के लिए कार्य करते हैं लगातार।
ठीक है। ऐसे इनको मजबूत करना है, हमें सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना है। जैसे कि हम सोलर अलायंस की बात कर लेते हैं, हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कोल से एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पेट्रोलियम डीजल को कम करने की कोशिश कर रही है। ये सब क्या है, सतत विकास के ही कार्य है। ओके। चौथा है कार्यान्वयन के साधन, यानी कि हमने ये सब बना तो लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना भी तो इम्पोर्टेंट है, और इसको इम्प्लीमेंट करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बना लेना सब कुछ नहीं होता है, बना लिए सब कुछ, हमारी सारी एजेंडा बन गया, ठीक है, लेकिन हम उसे यदि सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए भाग 4 में हमने एजेंडा 21 में बात की है कार्यान्वयन के क्या क्या साधन हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 दुनिया भर की नगर पालिका और पंचायत से कहा गया है कि वह अपने स्तर पर पर्यावरण बचाने का प्लान बनाए। यानी कि एजेंडा 21 ने दुनिया भर की नगर पालिका और पंचायतों, आपको पता ही होगा कि नगर पालिका और पंचायतों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ओके, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, तो नगर निगम तक तो डेवलपमेंट पहुंच जाता है, ठीक है, वहां पे बड़े बड़े साधन उपलब्ध करा दिए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है, सबसे ज़्यादा शिक्षा की इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, पर्यावरण सबसे ज़्यादा कहाँ बचाया जाता है, हमारी पंचायतों में, हमारी नगर पालिकाओं में। तो वहाँ पर भी अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए प्लान बनाने के लिए एजेंडा 21 के माध्यम से दुनिया भर के देशों से कहा गया है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो स्थानीय एजेंडा 21 की हम बात करते हैं। भारत के मामले में हम क्या बात करते हैं, स्थानीय एजेंडा 21 की। यहाँ पे भारत के कई शहरों ने इसके आधार पर कूड़ा प्रबंधन की योजना बनाई। अच्छा, आप पहले से सुनते थे क्या, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल एंड ऑल ऑफ दैट? नहीं सुनते थे, क्योंकि क्या है, धीरे धीरे हमने पर्यावरण बचाने के लिए ऐसे कार्य किए। पहले ये सब चलता था, लेकिन उतना ज़्यादा जोरों शोरों से नहीं चल रहा था। लेकिन एजेंडा 21 के बाद में भारत के अंदर भी स्थानीय एजेंडा 21 की बात कही गई, और इसके में भारत के अंदर के शहरों के लिए इसके आधार पर कूड़ा प्रबंधन की, वेस्ट मैनेजमेंट की योजनाएं बनाई गई। ओके, अब हम दूसरे चर्चा करते। ओके, तो ये हो गया, आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं या फिर पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। अब हम रियो 3 की बात करते हैं। रियो 3 क्या है? रियो 3 सीईओ शिखर सम्मेलन से 3 जो महत्वपूर्ण संधियां मिली, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें पहला एजेंडा, हमने पहले बात की है रियो घोषणा पत्र की, दूसरा हमने बात की एजेंडा 21 की, और तीसरा जो है वो है रियो 3। रियो 3 क्या है? रियो 3 है 1992 से जो 3 मुख्य संधियां हमें प्राप्त हुई है, 3 मुख्य उपहार में से जो 3 मुख्य संधियां हमें प्राप्त हुई है वो है। सबसे पहली संधि की हम बात करते हैं यूएनएफसीसी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर राष्ट्रीय कन्वेंशन। ओके, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ओके, इसके अंतर्गत हमें क्या मिला, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता। अगर आप मुझे कमेंट करें कि आप क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता समझना चाहते हैं तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जरूर डालेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पे अगर जान ले तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता पर्यावरण के सतत विकास के लिए और पर्यावरण बचाने के लिए ऐसे समझौते बनाए गए हैं। ओके, मोटे तौर पे जान लीजिए। दूसरा हमें मिला सीबीडी, यानी कि जैव विविधता पर कन्वेंशन, कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, तीसरा हमें मिला यूएनसीडी, ओके, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए कन्वेंशन। देखिए, सबसे पहले जो हमें मिला जलवायु परिवर्तन पर, तो हम पहले जलवायु परिवर्तन पे हमने बात कर ली क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, सीबीडी, जैव विविधता, क्योंकि जैव विविधता बचाना भी उतना इम्पोर्टेंट है, हमने पढ़ा है। कभी भी आप अगर आर्ट बैकग्राउंड से भी आते तो आपने 9th 10th 8th में तो पढ़ा ही होगा, है ना। और हम फिर मरुस्थलीकरण, लगातार मरुस्थलीकरण हो रहा है, सॉइल इरोजन की हम जहाँ बात करते हैं तो उसका भी मुकाबला करना है, क्योंकि अगर मरुस्थलीकरण हो गया तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, है ना। तो उसको बचाने के लिए भी यूएनसीसीडी करके मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए भी कन्वेंशन बनाया गया। ये किसके अंतर्गत बनाया गया है और इस समय किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम इसमें भारत की भूमिका की बात कर लेते हैं तो हम भारत की भूमिका को देखते हैं कि सबसे पहले भारत विकासशील देशों की आवाज़ बना, क्योंकि भारत एशिया का एक बड़ा देश है, ठीक है। इसके कारण और भारत ने लगातार पर्यावरण के लिए अपना योगदान दिया, और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य होते हैं वहाँ पे जाके भी अपने विचार साझा किए और उनके साथ मिलकर काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि भारत विकासशील देशों की आवाज़ बना है। दूसरी हम बात करें तो नीतिगत बदलाव, भारत ने अपने देश के अंदर क्या किया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी 2010 लागू कर दिया, ठीक है।
एनजीटी 2010 लागू करने से क्या हुआ कि हमने उसमें अधिनियम बनाने शुरू किए। ठीक है, ये कैसे बना? ये जैव विविधता अधिनियम, सबसे पहले भारत में जैव विविधता अधिनियम बना 2002 में। उसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण बना है 2010 में, एनजीटी। ओके। तीसरी हम बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति। भारत ने क्या किया? कोयले से सौर की ओर लेके गया। मैंने अभी आपको बताया कि हम कोयले, मतलब कोयले से क्या होता है, ज्यादा प्रदूषण होता है, तो हम क्या करें? सौर ऊर्जा पर फोकस कर रहे हैं। जहां हम सोलर अलायंस की बात करते हैं, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर जो सोलर अलायंस की, ठीक है, तो ये सब क्या है? ऊर्जा क्रांति के क्षेत्र में भारत की भूमिका को बताता है। राष्ट्र इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। चौथी, सामुदायिक सौर बदलाव, सामुदायिक और सौर बदलाव। इसमें हमने क्या देखा? राष्ट्रीय एजेंडा 21 देखा। एजेंडा 21, स्थानीय एजेंडा 21 क्या था? स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, ये सब हमने देखा। फिर मिशन लाइफ की बात करते हैं। मिशन लाइफ यानी क्या है? ये प्रमुख रूप से फोकस करता है प्लास्टिक को कम करने में, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में। ठीक है, हम प्लास्टिक के इसको कम करें, हमारी गवर्नमेंट भी बार बार हमें कहती है, ठीक है, ऐसे प्रचार के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से, कि आप क्या करिए, प्लास्टिक के यूज़ को कम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कपड़ों के थैलों का उपयोग कीजिए, बोरी का थैला बनाइए, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? मिशन लाइफ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चुनौतियों की। यानी कि हम कुछ भी पढ़े तो हमें ये समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या चुनौतियां आ रही है और क्या चुनौतियां आ सकती है। सबसे पहले विकसित बनाम विकासशील देशों का टकराव। जहां हम बात करते हैं कि विकसित देशों ने अपनी मतलब पृथ्वी पर्यावरण का दोहन करके अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने सारे चीज़ों को बढ़ा लिया, लेकिन विकासशील देश तो पीछे रह गए। लेकिन विकसित देशों को क्या कहा गया कि आप इनकी आर्थिक रूप से मदद कीजिए, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो इन्हें दीजिए। किन्हें? विकासशील देशों को। परंतु विकसित देश नहीं देते हैं, बहुत बार नहीं देते हैं, और कहा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं ही देते। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं देते? क्योंकि कोई क्यों देना चाहेगा? और दूसरी बात, इसमें क्या है, कोई क्यों, अगर आप इसको देने का बात की गई, ठीक है, विकसित देशों को कहा गया कि आप विकासशील देशों को हेल्प कीजिए, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है कि आप हेल्प नहीं भी करते तो आप पे कुछ होने वाला नहीं है, तो वो किसके दबाव में कैसे करेंगे? कोई दबाव उनके ऊपर नहीं है। ठीक है, आगे शायद इसमें लिखा, हाँ लिखा है, कानूनी बाध्यता का अभाव। ठीक है, कानूनी बाध्यता का अभाव होने की वजह से अगर विकसित देश विकासशील देशों को मदद नहीं भी कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें कोई दबाव, उनके प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट नहीं किया जाता है। दूसरा, हम आर्थिक विकास और पर्यावरण पर द्वंद्व की बात करते हैं। जहां आर्थिक विकास की बात होती है वहां पे पर्यावरण का क्षरण तो होता ही है, क्योंकि अभी भी हमारे पास उतने टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है, और है भी तो वो बहुत महंगी है। तो उसमें क्या होता है, हम अपना देश का, अपने लोगों का आर्थिक विकास करने के लिए पर्यावरण को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर ही देते हैं, ये आप भी एक्सेप्ट करते होंगे। तीसरी हम बात करते हैं तो वो है ग्रीन वॉशिंग की। अब ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ग्रीन वॉशिंग के कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो अगर हमारी गवर्नमेंट या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हम किसी कंपनी पे या ऐसे इंडस्ट्रीज वगैरह पे बोल देते हैं कि आप इको फ्रेंडली चीज़ें बनाओ, ये करो वो करो, तो वो क्या करती है, वो ऐसा लेबल कर देती है, बाहर के लोगों को दिखाती है कि मैं इको फ्रेंडली हूँ, मतलब मेरी कंपनी में जो भी काम हो रहा है वो पर्यावरण को नुकसान किए बगैर हो रहा है। लेकिन इन रियलिटी क्या हो रहा होता है? इन रियलिटी हो रही होती ग्रीन वॉशिंग, यानी कि बाहर से ग्रीन दिखा रहा है, बाहर से ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है, ये बाहर दिखा दिया ग्रीन, लेकिन अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर है रेड। रेड यानी कि खतरा, अंदर है पर्यावरण को हो रहा नुकसान, लेकिन बाहर क्या दिखा रहा है कि हम तो भाई बहुत, मतलब पर्यावरण को बचाकर चल रहे हैं। ठीक है, ये होता है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, ये लगातार होते रहता है, और इसमें मतलब बाद में जब तक पता चलता तब तक बहुत नुकसान हो जाता है। अब हमने ये समझ लिया कानूनी बाध्यता का अभाव। अब दूसरा हम समझते हैं संसाधनों की राजनीति और मरुस्थलीकरण। यानी कि हमारे पास संसाधन भी कम है ना, और हम मरुस्थलीकरण, लेकिन देखिए आप भी देख रहे होंगे आसपास लगातार जल वायु सॉरी जंगलों को काट दिया जा रहा है। ठीक है, उनका क्षरण किया जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और अपने फायदे के लिए। कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए कर रहा है तो कोई दूसरे के फायदे के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? लगातार मरुस्थलीकरण का संकट बढ़ रहा है।
अब हम भारत के समक्ष विशेष चुनौतियों की, ये सब भारत के लिए भी चुनौतियां हैं, ठीक है, ये सारी चुनौतियां भारत के लिए भी है, लेकिन हम भारत की विशेष चुनौतियों की अगर बात करें, सबसे पहला भारत की ऊर्जा की मांग। हम देखते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो वहाँ ऊर्जा की मांग सबसे ज़्यादा है। अब ऊर्जा कहाँ से आती है? हमारे पास कोल से आती है, पेट्रोलियम से आती है। हम सौर ऊर्जा हमने शुरू की है, लेकिन हम उतना उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जब तक वो नहीं होगा तो हमें ऊर्जा की मांग तो हमें आपूर्ति करनी ही पड़ेगी, तो ये सबसे बड़ी मांग है हमारे समक्ष। दूसरी हम बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस। हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लाइमेट हमें दिखाई देता है, ओके, तो हमें उसके लिए भी ध्यान देना ही पड़ता है, और हमारा उतना क्लाइमेट कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज के लिए उतना हमारे पास उतनी नीति नहीं है, उतना फंड नहीं है, ओके। और हम चरम मौसम की बात करें तो भारत में हमेशा मौसम अलग अलग बदलते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गर्मी की, तो गर्मी भी इतनी लगती है कि हमें एसी चलाना ही पड़ जाता है, तो हम एसी ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें हमारे पास उतना वो कुछ है नहीं संसाधन, और हमारे पास मांग ज़्यादा है और हम आपूर्ति उसकी उतनी कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा बात करें समाधान की राह, तो समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले जलवायु वित्त का सरलीकरण। सरलीकरण मतलब यानी कि जो विकसित देश विकासशील देशों को जो मदद दे रहे थे, आर्थिक देने की जो बात की गई थी, उसको सरलीकरण करके जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाए, ठीक है, जिससे विकासशील देश संसाधन खरीद सके जलवायु को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और सतत विकास करने के लिए। दूसरा, तकनीक का लोकतंत्रीकरण, यानी कि तकनीक मुहैया कराई जानी चाहिए। विकसित देश जो होते हैं वो ज़्यादातर विकासशील देशों को, छोटे देशों को अपनी तकनीक देना नहीं चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? कुछ ऐसी तकनीक को लोकतंत्रीकरण करने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी तो ऐसी निकालनी चाहिए जो लीगली हो, मुझे ऐसा लगता है, ओके। दूसरा, सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए कि जो चलती रहे। एक ही देश अगर लगातार इकोनॉमिकल प्रोग्रेस करेगा तो वो तो सबसे ऊपर जाके बैठ जाएगा, है ना, उसकी सबको माननी पड़ेगी, ये सब चीज़ें भी है। दूसरा, पर्यावरणीय कानूनों को बाध्यकारी बनाना। ये सब करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है पर्यावरण कानूनों को बाध्यकारी बनाना। कानून बाध्यकारी होने चाहिए, तभी कोई काम करता है, बिना डर के कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने देखा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, और अगर आपको कुछ भी इसमें से पॉइंट समझना हो, क्योटो प्रोटोकॉल समझना चाहते हैं, पेरिस समझौता समझना चाहते हैं, जो भी है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और मैं ज़रूर जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। और ये मेरा पहला वीडियो है, ऐसा लेक्चर वीडियो, तो हो सकता है मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।